हाय गाइस, मेरा नाम है अमित कुमार और आज हम डिस्कस करेंगे हुक्स लॉ के बारे में। हुक्स लॉ के बारे में जानने से पहले हम कुछ बेसिक्स जानते हैं, जैसे इलास्टिक लिमिट क्या है, इलास्टिसिटी किसे कहते हैं, इलास्टिक बॉडी क्या है। इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे बिकॉज कि आगे इन सब का यूज़ होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं इलास्टिक लिमिट के बारे में। इलास्टिक लिमिट क्या है? तो पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि जब किसी बॉडी के ऊपर हम फोर्स को अप्लाई करते हैं तो बॉडी क्या होती है, उस फोर्स के डायरेक्शन में डिफॉर्म होती है। तो सपोज ये बॉडी है जो एल लेंथ की एक बॉडी लिया जिसमें मैंने पी फोर्सेस लगा दिए और इसका एक एंड मैंने फिक्स कर दिया, ठीक है। यह लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलॉन्ग फोर्स लग रहा है, तो ये बॉडी क्या होगी, इस फोर्स के डायरेक्शन में डिफॉर्म होगी, ठीक है। ये एल लेंथ इसका था, अभी इसमें जो डिफॉर्मेशन हुआ वो सपोज डेल एल डिफॉर्मेशन हुआ इसमें, ठीक है। इसको एज्यूम किया कि इसमें डेल एल लेंथ की डिफॉर्मेशन हुई, पी फोर्सेस हम लगा रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है। तो पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि जब भी बॉडी के ऊपर हम फोर्स को लगाते हैं तो बॉडी की जो इंटरनल मॉलिक्यूल्स है वो क्या करती है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस को सेटअप करती है जो उस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो यहाँ पे सपोज ये एफ फोर्स जो है वो इसके इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, इसकी इक्वल मैग्नीट्यूड में और अपोजिट डायरेक्शन में ये एफ रेजिस्टिंग फोर्स प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। और इस एफ रेजिस्टिंग फोर्स टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं, जो हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था, ठीक है। तो हमने एल लेंथ की बॉडी पे पी फोर्स को अप्लाई किया तो बॉडी क्या हुई, इस पी फोर्स के डायरेक्शन में डिफॉर्म हुई और जो डिफॉर्मेशन हुआ उसमें डेल एल लेंथ का डिफॉर्मेशन हुआ और उसके अंदर जो रेजिस्टेंस सेटअप हुआ वो आपका एफ रेजिस्टेंस सेटअप हुआ, ठीक है। अभी अगर हम इस लोड को जीरो कर दें, मीन्स कि इस लोड को हटा दें, तो बॉडी क्या होगी, बॉडी के अंदर जो आपकी रेजिस्टिंग फोर्स लग रही थी ये भी जीरो हो जाएगी, ठीक है। और ये जो डेल एल है वो भी जीरो हो जाएगी अगर ये बॉडी इलास्टिक बॉडी है, ठीक है। मैंने डिस्कस किया था कि नेचर में हर बॉडी जो होती है वो इलास्टिक होती है, मीन्स कि आप बॉडी के ऊपर फोर्स को लगाओगे तो बॉडी जो है फोर्स के डायरेक्शन में डिफॉर्म होगी और फोर्स को हटाओगे तो वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या ना एक लिमिट के अंदर होता है, एक लिमिट के अंदर होता है। इस लिमिट को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। मीन्स कि इस लिमिट के अंदर आप फोर्स को अप्लाई करोगे तो बॉडी जो होगी वो फोर्स के डायरेक्शन में डिफॉर्म होगी। जैसे उस फोर्स को आप जीरो कर दोगे, ठीक है, तो आपका बॉडी जो है वो इनिशियल कंडीशन में आ जाएगा। मीन्स कि जब फोर्स को जैसे ही आप जीरो करोगे तो उसके अंदर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस सेटअप हो रहा था वो भी जीरो हो जाएगा और जो बॉडी में डिफॉर्मेशन हो रही थी, जो डेल एल लेंथ की डिफॉर्मेशन हो रही थी, वो भी आपका वैनिश हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। तो ये फेनोमेना जो होता है वो एक लिमिट के अंदर होता है, दैट लिमिट इज नोन एज इलास्टिक लिमिट, ठीक है। और इस इलास्टिक लिमिट की जो वैल्यू होगी, ये जो आपका लिमिटिंग फोर्स होगा, इस लिमिटिंग फोर्स के कोरस्पॉन्डिंग जो आपका स्ट्रेस होगा, मीन्स कि ये रेजिस्टिंग फोर्स टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया जो आपका ये स्ट्रेस देगा, इस लिमिटिंग फोर्स के कोरस्पॉन्डिंग दैट स्ट्रेस विल बी गिव द वैल्यू ऑफ इलास्टिक लिमिट। वो स्ट्रेस जो है लिमिटिंग फोर्स के कोरस्पॉन्डिंग जो आपका ये स्ट्रेस होगा, दैट स्ट्रेस विल गिव द वैल्यू ऑफ इलास्टिक लिमिट। वो स्ट्रेस जो है वो इलास्टिक लिमिट की वैल्यू देगा। अभी हम समझते हैं लिमिटिंग फोर्स क्या है। तो लिमिटिंग फोर्स का मतलब ये है कि अगर आप इस फोर्स से ज़्यादा फोर्स को एक्सीड करोगे तो बॉडी जो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ रही थी, जो उस फोर्स को हटाने के बाद जब बॉडी अपने ओरिजिनल पोजीशन को गेन कर रही थी, ओरिजिनल शेप को गेन कर रही थी, वो प्रॉपर्टी वो लूज कर देगी, वो प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। अगर इस फोर्स से, इस लिमिटिंग फोर्स से एक्सीड करोगे तो इसकी वो वापस जाने वाली प्रॉपर्टी जो है वो खत्म हो जाएगी। तो वो जो उसका लिमिटिंग फोर्स है, मीन्स कि जो मैक्सिमम फोर्स, जिस फोर्स को हटाने के बाद बॉडी आपका ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए, उस मैक्सिमम फोर्स के कोरस्पॉन्डिंग जो आपका स्ट्रेस देगा या उसके कोरस्पॉन्डिंग जो आपका रेजिस्टिंग फोर्स सेटअप होगा टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया करोगे, तो जो आपका उस मैक्सिमम लिमिटिंग फोर्स, दैट लिमिटिंग फोर्स के कोरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस सेटअप होगा, उस स्ट्रेस का वैल्यू जो है वो आपका इलास्टिक लिमिट का वैल्यू देगा, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। सेकंड, इलास्टिसिटी के बारे में जानते हैं। इलास्टिसिटी क्या है? तो इलास्टिसिटी ये जो वापस आने की जो प्रॉपर्टी है, इलास्टिसिटी क्या है? इलास्टिसिटी जो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल जो अपने पोजीशन को गेन करती है। जैसे हम लोड को हटाते हैं तो लोड को हटाने के बाद जब बॉडी अपने इनिशियल पोजीशन को गेन करती है, अपना ओरिजिनल शेप को गेन करता है,
दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज इलास्टिसिटी, एंड इस टाइप के बॉडी को हम इलास्टिक बॉडी कहते हैं। इसके नेक्स्ट हम हुक्स लॉ में क्या क्या एजम्पशंस लेते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एजम्पशंस हम क्या क्या लेते हैं। सबसे पहला एजम्पशंस ये लेते हैं कि बॉडी जो है वो आपका परफेक्टली इलास्टिक होना चाहिए। बॉडी क्या होना चाहिए, परफेक्टली इलास्टिक होना चाहिए। परफेक्टली इलास्टिक कब होगा, जब बॉडी आपका डिफॉर्मेबल होगा, मीन्स कि आप फोर्स लगाओ तो बॉडी डिफॉर्म हो, जब फोर्स को आप हटाओ तो बॉडी अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए। दूसरा एजम्पशन हम ये लेते हैं कि उसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो सेम होना चाहिए। केमिकल कंपोजिशन जो है वो आपका सेम होना चाहिए। ठीक है, तीसरा जो हम एजम्पशंस लेते हैं वो ये कि उसमें कोई भी टेम्परेचर चेंजिंग नहीं होना चाहिए। नो चेंज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग लोड। जब हम लोड को अप्लाई करें तो उसमें उसके टेम्परेचर में कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग लोड। और चौथा एंड लास्ट जो हम एजम्पशन लेते हैं कि वो ये है कि उसका सरफेस जो है, सरफेस ऑफ बॉडी शुड बी स्मूथ। वो स्मूथ होना चाहिए। तो स्मूथ कहने का मतलब है कि उसका सरफेस जो है वो अनइवन नहीं होना चाहिए। इवन सरफेस जो है वो नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, अनइवन सरफेस नहीं होना चाहिए। अनइवन होने से क्या होगा, अगर सरफेस आपका अनइवन होगा, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगी कि एरिया जो है उसकी चेंज होगी। मीन्स कि कहीं पे एरिया ज़्यादा होगा, कहीं पे एरिया कम होगा। यहाँ पे आपका ये A1 एरिया ज़्यादा होगा, A एरिया कम होगा। तो जहाँ पे एरिया कम होगा, स्ट्रेस बराबर हम क्या जानते हैं, रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अगर एरिया जहाँ पे कम होगा वहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो स्ट्रेस की वैल्यू ज़्यादा होगी तो यहाँ पे क्या होगा, कहीं पे स्ट्रेस ज़्यादा होगा, कहीं पे स्ट्रेस कम होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे स्ट्रेस आपका ज़्यादा होगा वहाँ पे स्ट्रेस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। तो ये चौथा एजम्पशंस ये कहता है कि उसका जो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए दैट शुड बी ज़ीरो। उसका जो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए वो ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए, उसमें कोई भी स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन नहीं होना चाहिए। तो हुक्स लॉ क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी जो है, कोई मटेरियल जो है, एनी मटेरियल इज लोडेड विद इन इलास्टिक लिमिट, अगर कोई मटेरियल है जो इलास्टिक लिमिट के अंदर लोडेड है, एंड जो अभी हमने जितने एजम्पशंस पढ़े एंड फॉलोइंग ऑल एजम्पशंस, और अगर वो मटेरियल जो है सारे एजम्पशंस को फॉलो करता है, देन हुक्स लॉ कहता है, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, आपका जो स्ट्रेस होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, ये कहता है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ कहता है कि अगर कोई मटेरियल जो है इलास्टिक लिमिट के अंदर लोडेड है और वो सारे एजम्पशंस को जो अभी हमने पढ़ा, लाइक कि बॉडी आपका परफेक्टली इलास्टिक होना चाहिए, केमिकल कंपोजिशन सेम होना चाहिए, फिर उसके टेम्परेचर में कोई चेंजिंग नहीं होनी चाहिए जब हम लोड को अप्लाई कर रहे हैं तो, और उसका सरफेस जो है वो स्मूथ होना चाहिए। अगर इन सारे एजम्पशंस को फॉलो कर रहा है और आपका मटेरियल जो है वो इलास्टिक लिमिट के अंदर लोडेड है, तो हुक्स लॉ कहता है कि आपका जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जब हम हटाते हैं तो एक इलास्टिक कांस्टेंट आता है जिसे हम ई यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के नाम से जानते हैं। इसे हम कैपिटल ई से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे आपका सिग्मा जो हो गया वो स्ट्रेस हो गया, एप्सिलॉन जो हो गया ये आपका स्ट्रेन हो गया, और ई जो हो गया आपका यंग्स मॉडुलस हो गया, जिसे हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आप अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस यहाँ पे लोगे तो ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर आपने शियर स्ट्रेस लिया तो ये शियर स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो आप जो भी स्ट्रेस लोगे उसके कोरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये आपका हुक्स लॉ कहता है। ठीक है, अभी हम जानते हैं यूनिट के बारे में। यूनिट क्या होगा, तो यहाँ पे जो आपका ई है, यंग्स मॉडुलस है, इस ई का वैल्यू हम निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन।
ठीक है, आपका स्ट्रेन है जो इस साइड आ जाएगा, तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन जो देगा आपका यंग्स मॉडुलस देगा। तो जो यंग्स मॉडुलस की यूनिट होगी वो क्या होगी उसके बारे में जानते हैं। तो हम जानते हैं कि स्ट्रेस की जो यूनिट होती है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, और हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो स्ट्रेन होती है वो यूनिट लेस होती है, डायमेंशन लेस होती है, उसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, ये यूनिट लेस होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका यंग्स मॉडुलस का यूनिट होगा वो जो आपका स्ट्रेस का यूनिट है उसके इक्वल हो जाएगा। तो यंग्स मॉडुलस की जो एसआई यूनिट होगी वो दैट विल बी द न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो होगा वो यंग्स मॉडुलस की यूनिट हो जाएगी। यंग्स मॉडुलस के कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं। ये कहता है कि सपोज किसी बॉडी के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो और उस बॉडी में जो डिफॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, उस बॉडी में जो डिफॉर्मेशन हो रही है वो अगर उसके लेंथ के इक्वल हो रहा है, सपोज कि अगर एल लेंथ है और ये डेल एल डिफॉर्मेशन हुआ, ठीक है, तो यंग्स मॉडुलस कहता है कि अगर किसी बॉडी के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो और उस बॉडी में जो डिफॉर्मेशन हुआ वो उसके ओरिजिनल लेंथ के इक्वल हो रहा है, मीन्स कि जो डेल एल है वो आपके एल के इक्वल हो, तो वैसे कंडीशन में जो आपकी स्ट्रेस की वैल्यू होगी वो आपका यंग्स मॉडुलस के इक्वल होगा। वो कैसे होगा हम थोड़ा मैथमेटिकली जानते हैं। हम जानते हैं कि यंग्स मॉडुलस जो होता है वो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है। ठीक है, स्ट्रेस की वैल्यू हम जानते हैं रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया होती है, और स्ट्रेन की वैल्यू जो होती है वो डेल एल बाई एल होती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट ये क्या बोलता है कि यहाँ पे आपका डेल एल जो है वो एल के इक्वल है, मीन्स कि ये दोनों इक्वल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिल होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये फोर्स रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया के इक्वल आपका यंग्स मॉडुलस हो जाएगा। मीन्स कि यंग्स मॉडुलस जो है वो आपका फाइनली स्ट्रेस के इक्वल हो गया। मीन्स कि अगर किसी बॉडी के ऊपर आप फोर्स लगाते हो और उस बॉडी में जो डिफॉर्मेशन होता है, मीन्स कि उस बॉडी की लेंथ में जो चेंजिंग होती है वो उसके ओरिजिनल लेंथ के इक्वल होता है, ठीक है, देन वैसे कंडीशन में आपकी जो यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की जो वैल्यू होगी, इस बॉडी के अंदर जो आपका रेजिस्टेंस सेटअप हो रहा है, जो रेजिस्टिंग फोर्स सेटअप हो रहा है टू दी दैट क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो वो आपको जो स्ट्रेस देगा उस स्ट्रेस के इक्वल होगा। ये कहता है आपका यंग्स मॉडुलस का कॉन्सेप्ट। अभी जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर डक्टाइल मटेरियल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।